नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना जवाब लॉ कमीशन को भेज दिया है। दरअसल विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर विभिन्न पक्षकारों और हितधारकों को 14 जुलाई तक अपनी राय पेश करने और अपनी आपत्तियां दाखिल करने के लिए वक्त दिया है। इसी सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक वर्चुअल बैठक की और इस बैठक में यूसीसी पर चर्चा के बाद बोर्ड ने विधि आयोग को अपना जवाब भेज दिया है। बोर्ड ने विधि आयोग के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति में कहा है कि आयोग की तरफ से इस सिलसिले में जारी किया गया नोटिस अस्पष्ट है। इसमें कहा गया है कि आयोग इससे पहले भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जनमत ले चुका है। उस वक्त वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचा था कि यूसीसी ना तो आवश्यक है और ना ही वांछित। ऐसे में आयोग ने अपनी मंशा का कोई ब्लूप्रिंट सामने रखे बगैर फिर से इस पर जनमत मांगा है, जिसका औचित्य नहीं है। बोर्ड ने अपने प्रतिवेदन में भारत के बहुलतावादी सिद्धांतों, व्यापक विविधता और बहुसांस्कृतिक प्रकृति का जिक्र किया है। बोर्ड ने प्रतिवेदन में कहा है कि देश में विभिन्न समुदायों के विविध पर्सनल लॉ लागू हैं, जो भारत के संविधान में वर्णित धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारों के तहत संरक्षित हैं। डीपीडीपी यानी डिजिटल व्यक्तिगत सूचना संरक्षण विधेयक का रास्ता अब साफ हो गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई है और अब इसे आगामी मॉनसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। बता दें, जानकारी आधिकारिक सूत्रों द्वारा दी गई है। सूत्र ने कहा कि विधेयक का लक्ष्य इंटरनेट कंपनियों, मोबाइल ऐप और निजी कंपनियों जैसी इकाइयों को निजता के आधार के तहत नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह, भंडारण और प्रसंस्करण के बारे में और ज्यादा जिम्मेदार और जवाबदेह बनाना है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने डिजिटल व्यक्तिगत सूचना संरक्षण विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसे संसद के आगामी मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र इसी महीने 20 जुलाई से शुरू हो रहा है और यह 11 अगस्त तक चलेगा। साथ ही बता दें कि डीपीडीपी विधेयक पर काम पिछले साल 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद शुरू हो गया था, जिसमें निजता के अधिकार को मूलभूत अधिकार बताया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल 5 जुलाई बुधवार को दिल्ली पार्टी मुख्यालय में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक विंग के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। दरअसल इन वर्गों में पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कांग्रेस अध्यक्ष के साथ कई पार्टी नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान खड़गे ने कहा कि आपस में नहीं लड़ना चाहिए और एक दूसरे को नीचे गिराने की होड़ नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि उदयपुर के कांग्रेस चिंतन शिविर में लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की घोषणा की गई थी। इस मिशन का मकसद SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक नेताओं को तराशना और निखारना है, जिससे वे अपने समुदायों में पार्टी के आधार को और विस्तार दें और इन समुदायों के बीच कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि देश का संविधान और लोकतंत्र हमारे लिए ऑक्सीजन है, हम सभी को मिलकर इसकी रक्षा करनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्गों के नेताओं को खुद को मजबूत करना होगा। इस मिशन का मकसद चुनाव में कांग्रेस पार्टी की मदद करना और जीत की संभावना बढ़ाना है और अगर कोई कमजोरी है तो उसे हम ताकत में बदल देंगे। इस साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें राजस्थान भी शामिल है। वहीं इस बीच आज कांग्रेस ने राजस्थान को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से वर्चुअली शामिल होंगे। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस सचिन पायलट को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है और बैठक के बाद सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हिंसा प्रभावित मणिपुर के कई इलाकों से अभी भी हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके मद्देनजर राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्य में अब 10 जुलाई दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा। मणिपुर सरकार ने बुधवार को कहा कि शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर रोक 5 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। गृह आयुक्त T रणजीत सिंह की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व जनता की भावनाएं भड़काने वाली तस्वीरें, नफरत भरे भाषण और वीडियो संदेश प्रसारित करने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर असर हो सकता है। इसलिए इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच भड़की हिंसा में अब तक करीब 120 लोगों की जान जा चुकी है और 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को कहा
कि वह संसद के आगामी मॉनसून सत्र में मणिपुर हिंसा के मामले पर सरकार से स्पष्ट जवाब और जवाबदेही की मांग करेगी। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर का दौरा करना चाहिए और खुद की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री ने हम सभी को गौरवान्वित करने वाली शानदार जीत के सिलसिले में भारतीय फुटबॉल टीम को बधाई देने का समय निकाल लिया, लेकिन वह मणिपुर के विषय पर लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। मणिपुर के 3 फुटबॉल खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा हैं और प्रधानमंत्री की चुप्पी इन सभी को आहत करती है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एच.डी. कुमार स्वामी ने कल बुधवार को राज्य की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि लुटेरों पर लगाम लगाने के लिए एक नया अध्याय शुरू करना होगा। जेडीएस नेता ने कहा कि वह इस अभियान में शामिल होने वालों का समर्थन करेंगे। कुमार स्वामी ने कहा कि व्यापक स्तर पर ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा जारी है, जिसमें अधिकारियों से उनके पद पर बने रहने के लिए 30 लाख रुपए वसूले जा रहे हैं। जेडीएस नेता ने सिद्धरमैया सरकार पर हमला जारी रखते हुए पत्रकारों से आगे कहा कि कल येदियुरप्पा ने मेरे बारे में कुछ अच्छे शब्द बोले थे। जो भी मेरा समर्थन करना चाहे मैं उसकी मदद लेने के लिए तैयार हूँ। मैं इस राज्य के संसाधनों को बचाने के मेरे अभियान में आगे आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ खड़ा रहूंगा। दरअसल बीजेपी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने मंगलवार को कहा था कि हम एच.डी. कुमार स्वामी के लगाए आरोपों से सहमत हैं। वह जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं। हम अपने संघर्ष में उन्हें भरोसे में लेंगे। उन्हें भी हमारा साथ देना चाहिए। हम कुमार स्वामी के संघर्ष को अपना पूरा समर्थन देते हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच खबर है कि अजीत पवार गुट ने शरद पवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया है। अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट की ओर से बुधवार को जारी एक बयान के मुताबिक निर्वाचन आयोग को एक हलफनामे के जरिए सूचित किया गया है कि अजीत पवार को बीते 30 जून को एनसीपी के सदस्यों के बहुमत की ओर से हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव के माध्यम से एनसीपी प्रमुख चुना गया है। आपको बता दें कि अजीत पवार के साथ एनसीपी के 53 में से 32 विधायकों का समर्थन है, जबकि शरद पवार के साथ 18 विधायक हैं। वहीं 3 विधायक अभी किसी भी गुट के साथ नजर नहीं आ रहे। इस बीच शरद पवार ने आज गुरुवार 6 जुलाई को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। शरद पवार सुबह 10 बजे मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। खबरों के मुताबिक आज होने वाली इस बैठक में अजीत पवार के खिलाफ प्रस्ताव पास हो सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।